किसी भी किताब को जब हम उठाते हैं तो सबसे पहले नजर जाती है उसके कवर पर लिखे सार पर, या जैसे किसी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट होता है। ये हमें एक लाइन में ही बता देता है कि अंदर क्या है, मूल विचार क्या है, दर्शन क्या है। आज की हमारी पड़ताल भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में है, जो हमारे देश के लिए ठीक यही काम करती है। ये सिर्फ एक पेज का टेक्स्ट है, पर यह पूरे देश की नींव और उसके भविष्य का खाका है। बिल्कुल। और इसे यूं ही संविधान की आत्मा नहीं कहा जाता। ये वो दिशा है, वो ध्रुव तारा है जिसे संविधान निर्माताओं ने देश के लिए तय किया था। ये सिर्फ सुंदर शब्द नहीं है, बल्कि ये वो कसौटी है जिस पर हर कानून, हर सरकारी नीति को परखा जाना चाहिए। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसके इतिहास, इसके शब्दों के गूढ़ अर्थ और सबसे जरूरी इसकी कानूनी ताकत को गहराई से समझाते हैं। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि ये प्रस्तावना असल में है क्या। क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत कविता है या इसमें सचमुच कोई शक्ति है? ये क्या वादे करती है और ये बनी कैसे? और यही सवाल इस पूरी चर्चा का केंद्र है, क्योंकि प्रस्तावना सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये एक संकल्प है। एक ऐसा संकल्प जो हम भारत के लोग अपने आप से करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ये प्रस्तावना आई कहाँ से? मतलब इसका विचार कैसे पैदा हुआ? क्या संविधान सभा में किसी ने बस एक दिन बैठकर इसे लिख दिया था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ठोस आधार है। ये जवाहरलाल नेहरू ने जो संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प यानी ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पेश किया था, उस पर आधारित है। इसे 13 दिसंबर 1946 को सभा के सामने रखा गया था। अच्छा। अब सोचिए, देश अभी आजाद भी नहीं हुआ है, भविष्य अनिश्चित है, और उस वक्त हमारे नेता ये तय कर रहे थे कि आने वाले भारत का चरित्र कैसा होगा। और इस पर जो बहसें हुई वो भी कमाल की थीं। हमारे स्रोत बताते हैं कि कुछ सदस्यों का तो सुझाव था कि भारत का नाम सोवियत संघ की तर्ज पर यूनियन ऑफ इंडियन सोशलिस्टिक रिपब्लिक्स रखा जाए। आज के समय में तो ये सोचना भी अजीब लगता है कि बहस होती थी, और दो मुद्दे तो ऐसे थे जो बहुत ही संवेदनशील थे। क्या प्रस्तावना में ईश्वर और गांधी का नाम शामिल किया जाना चाहिए? एक मिनट, ईश्वर का नाम शामिल करने का विचार, एक देश जो इतना ज्यादा धार्मिक हो, वहां तो ये प्रस्ताव आसानी से पास हो जाना चाहिए था। ऐसा ही लगता है, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। इस पर बाकायदा वोटिंग हुई और ईश्वर को शामिल करने का प्रस्ताव 68-41 के वोट से गिर गया। इस पर सदस्य हरि विष्णु कामत ने बड़ी निराशा से टिप्पणी भी की थी, ये हमारे इतिहास का एक काला दिन है, ईश्वर भारत को बचाए। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब संविधान निर्माता जानबूझकर एक ऐसा दस्तावेज बना रहे थे जो किसी धर्म पर नहीं बल्कि इंसानी सिद्धांतों पर चले। बिल्कुल, उन्होंने देश की नींव धर्म पर नहीं बल्कि संविधान पर रखी। और यही बात गांधी जी के नाम के मामले में भी दिखती है। उन्हें राष्ट्रपिता माना जाता है, तो उनका नाम शामिल करने का सुझाव भी आया। और वो क्यों नहीं माना गया, ये तो और भी हैरान करने वाली बात है। इसके पीछे एक तरह की बौद्धिक ईमानदारी थी। ब्रजेश्वर प्रसाद जैसे सदस्यों का मानना था कि ये संविधान मतलब पूरी तरह से गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। ये दुनिया के कई संविधानों, कोर्ट के फैसलों और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रभावित था। तो उनका तर्क था कि इसमें गांधी जी का नाम घसीटना उनके साथ ही अन्याय होगा। अच्छा। सोचिए, वे चाहते तो आसानी से गांधी जी का नाम जोड़कर संविधान को एक भावनात्मक सहारा दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इससे पता चलता है कि वे एक ऐसा दस्तावेज बना रहे थे जो किसी एक व्यक्ति के विचारों पर नहीं बल्कि सार्वभौमिक सिद्धांतों पर टिका हो। तो ये साफ है कि इस एक पेज को बनाने में कितनी गहरी सोच और बहस लगी थी। ये जानना और भी दिलचस्प हो जाता है कि आखिर वो कौन से शब्द थे जिन पर इतनी मेहनत की गई। इसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से। ये लाइन अपने आप में बहुत शक्तिशाली लगती है। ये सिर्फ शक्तिशाली नहीं, ये इस दस्तावेज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दो टूक शब्दों में स्थापित करता है कि संविधान और भारतीय गणराज्य की शक्ति का स्रोत कोई राजा, कोई बाहरी ताकत या कोई संसद नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोग हैं। मतलब आखिरकार ताकत जनता के हाथ में है। हाँ, अंतिम संप्रभुता यानी सुप्रीम पावर जनता में निहित है। उन्होंने ही इस संविधान को बनाया, अपनाया और खुद को समर्पित किया है। और फिर ये भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प लेता है। ये बहुत भारी शब्द हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। संप्रभु का सीधा मतलब है कि भारत अपने फैसले खुद लेगा, कोई बाहरी ताकत उसे हुक्म नहीं दे सकती, है ना? बिल्कुल, हम अपनी विदेश नीति खुद तय करेंगे, हम अपने कानून खुद बनाएंगे
और लोकतांत्रिक गणराज्य का मतलब है कि देश का मुखिया कोई राजा या रानी नहीं होगा जिसकी सत्ता विरासत में मिले, बल्कि जनता द्वारा चुना हुआ एक प्रतिनिधि होगा, जैसे हमारे राष्ट्रपति। ये छोटे छोटे शब्द दरअसल सत्ता के पूरे चरित्र को परिभाषित करते हैं। और समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द तो बाद में जोड़े गए, जिन पर हम आगे बात करेंगे। इसके बाद प्रस्तावना अपने सभी नागरिकों को कुछ वादे करती है, कुछ आश्वासन देती है। हाँ, 4 बड़े और बुनियादी वादे हैं जो इस पूरे संविधान का सार है। पहला है न्याय, और ये सिर्फ कोर्ट कचहरी वाला कानूनी न्याय नहीं है, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। सामाजिक न्याय मतलब जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। बिल्कुल। आर्थिक न्याय मतलब अमीरी गरीबी की खाई कम हो, और राजनीतिक न्याय मतलब हर किसी को वोट देने और चुनाव लड़ने का समान अधिकार हो। दूसरा वादा है स्वतंत्रता का, यानी आजादी। हाँ, लेकिन किस चीज की आजादी? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। ये नागरिकों को अपनी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता का पूरा विकास करने का मौका देती है। आप जो सोचना चाहें सोच सकते हैं, जो बोलना चाहें बोल सकते हैं, जब तक आप दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं। तीसरा है समता, यानी समानता, यानी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। इसका मतलब है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, किसी को जन्म के आधार पर कोई विशेष अधिकार नहीं मिलेगा, और सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। चाहे कोई अमीर घर में पैदा हुआ हो या गरीब, उसे अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिलना चाहिए। और चौथा और आखिरी वादा है बंधुता का, यानी भाईचारा। ये शब्द सुनने में बहुत भावनात्मक लगता है, लेकिन इसका एक बहुत ठोस लक्ष्य है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। ये मानता है कि जब तक हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे और एक दूसरे को भाई बहन की तरह नहीं मानेंगे, तब तक एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता। इन विचारों पर, खासकर स्वतंत्रता, समता और बंधुता पर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक बहुत गहरी टिप्पणी थी। उन्होंने इन्हें एक त्रिमूर्ति कहा था। हाँ, ये एक बहुत आकर्षक बात है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में चेतावनी देते हुए कहा था कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। मतलब ये कोई बुफे नहीं है कि आप अपनी पसंद की चीज उठा लें और बाकी छोड़ दें। बिल्कुल सही। उन्होंने समझाया कि समता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों का बहुतों पर शासन स्थापित कर देगी, यानी अमीर और ताकतवर लोग ही आजाद होंगे। अच्छा। स्वतंत्रता के बिना समता व्यक्तिगत पहल और प्रतिभा को खत्म कर देगी, यानी सब बराबर तो होंगे लेकिन कोई आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। और बंधुता के बिना स्वतंत्रता और समता स्वाभाविक रूप से लागू नहीं हो सकती, उन्हें लागू करने के लिए पुलिस और डंडे की जरूरत पड़ेगी। वाह, मतलब ये तीनों एक ऐसा पैकेज डील है जिसके बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता। ये बहुत प्रेरक दस्तावेज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब हम उस बड़े सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। इसकी कानूनी ताकत क्या है? क्या ये सिर्फ एक सुंदर परिचय है जिसका अदालत में कोई वजूद नहीं, या ये कानून का हिस्सा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दशकों तक चला कानूनी सवाल था, और इसका जवाब मतलब एक सीधी रेखा में नहीं मिला। शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया यही था कि ये सिर्फ एक परिचय है, एक घोषणा पत्र है। ये तो बड़ी अजीब बात है। मतलब अगर मान लीजिए 1965 में कोई नागरिक कोर्ट जाकर कहता कि सरकार का कोई कानून बंधुता के सिद्धांत के खिलाफ है, तो कोर्ट उसकी बात ही नहीं सुनती। ये तो प्रस्तावना के वादे को खोखला बना देता है। बिल्कुल, और यही उस समय की कानूनी हकीकत थी। 1960 के प्रसिद्ध बेरूबारी मामले में कोर्ट ने साफ साफ कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग नहीं है, और इसलिए इसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता। तो मतलब कोर्ट का तर्क था कि ये संविधान निर्माताओं के इरादों को समझने में मदद तो कर सकती है, लेकिन ये खुद कानून का ऐसा हिस्सा नहीं है जिसे आप लागू करवा सकें। तो शुरुआती सालों में इसे सिर्फ एक सजावटी हिस्सा माना गया, एक तरह से। मोटे तौर पर हाँ, एक तरह से संविधान के निर्माताओं के इरादों की चिट्ठी, लेकिन कानून नहीं। लेकिन फिर कहानी ने एक बहुत बड़ा मोड़ लिया। 13 साल बाद 1973 में एक ऐसा केस आया जिसने भारतीय संवैधानिक इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती केस, इसका नाम तो अक्सर सुनने में आता है। इस मामले में कोर्ट ने प्रस्तावना के बारे में क्या कहा? इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही 13 साल पुराने फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ हिस्सा ही नहीं, बल्कि ये संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है।
इसका मतलब ये हुआ कि यह सिर्फ परिचय नहीं बल्कि संविधान की नींव और आत्मा है। बुनियादी ढांचा होने का मतलब क्या है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें? इसे ऐसे समझिए कि संविधान एक इमारत है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत इस इमारत में बदलाव कर सकती है, कमरे बदल सकती है, दीवारें हटा सकती है, रंग रोगन कर सकती है, लेकिन वो इस इमारत की नींव को, इसके बुनियादी खंभों को नहीं तोड़ सकती, वरना पूरी इमारत ही ढह जाएगी। केशवानंद भारती केस में कोर्ट में कहा कि प्रस्तावना और उसमें दिए गए सिद्धांत ही इस संविधान की नींव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो प्रस्तावना की मूल भावना के खिलाफ हो, जैसे कि लोकतंत्र को खत्म कर दे या न्याय के सिद्धांत को ही मिटा दे। बिल्कुल सही। इस एक फैसले ने प्रस्तावना को एक सुंदर कविता से उठाकर संविधान का सबसे शक्तिशाली हिस्सा बना दिया। और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। बाद में 1995 में LIC ऑफ इंडिया मामले में कोर्ट ने फिर से इस बात को जोर देकर दोहराया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। ये बहुत बड़ी बात है। तो प्रस्तावना में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन इसकी आत्मा को नहीं बदला जा सकता। और हमारे स्रोतों के अनुसार प्रस्तावना में आज तक सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है। हाँ, और ये भी एक बहुत ही नाटकीय दौर में हुआ। यह संशोधन 18 दिसंबर 1976 को किया गया था, जब देश में आपातकाल लगा हुआ था। ये 42वें संविधान संशोधन का हिस्सा था, जिसे इंदिरा गांधी सरकार लेकर आई थी। इस संशोधन से क्या बदला गया? इस संशोधन के जरिए प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। जहां पहले संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा था, उसके बीच में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द डाले गए। इसके अलावा राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को औपचारिक रूप से जोड़ना एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम रहा होगा, पर मेरा सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि 1976 से पहले भारत पंथ निरपेक्ष या समाजवादी नहीं था? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। कई कानून के जानकार और न्यायविद मानते हैं कि ये सिद्धांत पहले से ही संविधान में निहित थे, बस लिखे नहीं गए थे। जैसे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो पहले से ही था। इस संशोधन ने बस उन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से प्रस्तावना में लिख दिया। उदाहरण के लिए 1994 में SR बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंथ निरपेक्षता तो 1976 से पहले भी संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अनिवार्य हिस्सा थी। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि प्रस्तावना सिर्फ एक परिचय नहीं है, इसकी एक यात्रा रही है, एक प्रेरक विचार से जन्म, फिर कानूनी तौर पर कमजोर माने जाने का दौर, और फिर एक ऐतिहासिक अदालती लड़ाई के बाद संविधान की आत्मा और नींव के रूप में स्थापित होना। ये भारतीय गणराज्य का, कह सकते हैं, मूल कोड है। बिल्कुल, ये उस समाज और शासन का दर्शन स्थापित करता है जिसे हमने अपने लिए बनाने का संकल्प लिया है। ये हमें बताता है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कहाँ जाना चाहते हैं। इसे समझना आधुनिक भारत के विचार को समझना है, और ये सिर्फ सरकार या अदालतों के लिए नहीं, ये हर नागरिक के लिए है। और ये हमारे लिए एक विचार छोड़ जाता है। प्रस्तावना की शुरुआत किसी नेता, सरकार या भगवान के नाम से नहीं होती। ये हम भारत के लोग से शुरू होती है। ये एक सामूहिक संकल्प है, एक सामूहिक जिम्मेदारी है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति और एक समाज के रूप में हमारे रोजमर्रा के काम और फैसले न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के इन महान वादों को कितना दर्शाते हैं? ये सोचने के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि संविधान कागज पर लिखे शब्दों से नहीं बल्कि नागरिकों के आचरण से जीवंत होता है। हमारे सामने जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि प्रियम्बल को लेकर अदालतों में जबरदस्त बहस हुई, संसद में राजनीतिक संघर्ष हुए और फिर जाकर कुछ समाधान निकले। बिल्कुल। आज की हमारी पड़ताल इसी व्यवहार, संघर्ष और समाधान पर होगी। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। हाँ, और हम कुछ बड़े सवालों से जूझेंगे। क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? क्या इसे बदला जा सकता है? और सबसे जरूरी, इसके महान शब्दों का हमारी जिंदगी में असल मतलब क्या है? तो सबसे पहले उसी बड़े सवाल से शुरू करते हैं जिसने सालों तक देश के सबसे बड़े कानूनी जानकारों को उलझाए रखा। क्या प्रियम्बल संविधान का एक हिस्सा है? शुरुआत में तो सुप्रीम कोर्ट का नजरिया कुछ और ही था, है ना? हाँ, और ये कहानी की एक बहुत दिलचस्प शुरुआत है। 1960 के बेरुबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने माना कि प्रस्तावना संविधान बनाने वालों के विचारों को समझने की एक चाबी तो है, लेकिन घर का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, उसे अदालत में लागू नहीं किया जा सकता था।
यानी आप घर में घुसने के लिए चाबी का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन चाबी खुद घर का हिस्सा नहीं है। तो मतलब सिर्फ एक सुंदर सा परिचय। बिल्कुल यही। इसे एक मार्गदर्शक सिद्धांत माना गया, लेकिन कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं। और ये स्थिति आप सोचिए 13 साल तक बनी रही। 13 साल। लेकिन फिर 1973 में भारतीय न्यायपालिका के इतिहास का शायद सबसे बड़ा भूकंप आया, केशवानंद भारती मामला। इसने तो सब कुछ बदल के रख दिया। बिल्कुल। आपने इसे भूकंप कहकर बिल्कुल सही पकड़ा है। ये अभूतपूर्व था। 13 जजों की बेंच, जो आज तक की सबसे बड़ी बेंच है, और 68 दिनों तक सुनवाई चली। अद्भुत। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पुराने फैसले को हिम्मत से पलटा और साफ कहा, प्रस्तावना संविधान का एक बहुत जरूरी और अटूट हिस्सा है। और यहीं पर एक और कमाल की चीज निकल कर आई, जिसे आज हम मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये क्या था? ये उस फैसले का सबसे क्रांतिकारी हिस्सा था। अदालत ने कहा कि प्रस्तावना सिर्फ हिस्सा ही नहीं, बल्कि ये संविधान के मूल ढांचे का सार है। अच्छा। इसका मतलब ये हुआ कि संसद के पास संविधान में बदलाव करने की शक्ति तो है, लेकिन वो इसकी आत्मा, इसके मूल सिद्धांतों को नहीं बदल सकती। एक तरह से संसद की शक्तियों पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई। यानी आप घर का रंग रोगन बदल सकते हैं, कमरे की दीवारें इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव को नहीं तोड़ सकते। और प्रस्तावना वही नींव है। एकदम सही मिसाल दी आपने। और इस बात को सिर्फ एक बार कहकर छोड़ा नहीं गया। 1995 में भारत सरकार बनाम LIC ऑफ इंडिया मामले में अदालत ने फिर से इस बात पर मुहर लगाई। तो अब ये कानूनी स्थिति पूरी तरह से पत्थर की लकीर बन चुकी है। अगर ये इतना पवित्र और बुनियादी हिस्सा है, तो ये सोचना भी थोड़ा अजीब लगता है कि इसमें कोई बदलाव किया जाए। पर ऐसा हुआ है ना, सिर्फ एक बार। हाँ, सिर्फ एक बार, और वो भी बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में। 18 दिसंबर 1976 को, जब देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लगी हुई थी, तब 42वें संशोधन के जरिए इसमें बदलाव किया गया। इमरजेंसी के दौरान ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या थी वो बदलाव जिन्हें लाना इतना जरूरी समझा गया? 3 नए शब्द जोड़े गए। पहला, संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द डाले गए। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। जी। और दूसरा, राष्ट्र की एकता के मुहावरे को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। और जाहिर है इस पर विवाद भी हुआ होगा। आलोचकों ने जरूर कहा होगा कि ये सिर्फ शब्दों का फेरबदल नहीं, बल्कि एक राजनीतिक कदम था। बिल्कुल। बहस का एक बड़ा मुद्दा ये था कि ये सिद्धांत तो संविधान की मूल भावना में पहले से ही मौजूद थे। तो आलोचकों का मानना था कि इन शब्दों को साफ साफ जोड़ना, खासकर इमरजेंसी के दौरान, तत्कालीन सरकार की विचारधारा को संविधान पर थोपने जैसा था। और ये बहस आज भी जिंदा है? हाँ, आज भी। तो ये तो तय हो गया कि प्रस्तावना संविधान की वो नींव है। आप जरा इन नींव के पत्थरों को, इन शब्दों को करीब से देखते हैं। पहला ही शब्द है संप्रभु, सॉवरेन। सुनने में बहुत भारी लगता है, पर मतलब इसका हमारी आजादी से जुड़ा है। हाँ, इसे आसान भाषा में समझें तो इसके 2 पहलू हैं, बाहरी और आंतरिक। बाहरी संप्रभुता का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम अपने फैसले खुद लेंगे, किसी और देश का हम पर कोई दबाव या नियंत्रण नहीं। बिल्कुल। और आंतरिक संप्रभुता का मतलब है कि देश की सीमाओं के अंदर हमारे देश की सरकार और कानून ही सबसे ऊपर हैं। बिल्कुल। मतलब हम अपने घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अपने मालिक खुद हैं। सही कहा। ठीक है। अब आते हैं उन शब्दों पर जो बाद में जोड़े गए और जिन पर आज भी इतनी बहस होती है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी शब्द सुनकर तो कई लोगों के मन में सोवियत संघ या चीन की तस्वीर आती है। हमारे संविधान का समाजवाद कैसा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। संविधान का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, साम्यवादी समाजवाद नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार सब कुछ अपने कब्जे में ले लेगी। इसका लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करना। यानी मकसद ये है कि देश की संपत्ति और संसाधन कुछ गिने चुने हाथों में सिमट कर ना रह जाएं, बल्कि उनका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। बिल्कुल, ये बराबरी लाने की एक कोशिश है, लेकिन लोकतांत्रिक और अहिंसक तरीकों से। और दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। पश्चिम में सेक्युलरिज्म का मतलब अक्सर धर्म और सरकार के बीच एक मोटी दीवार होता है। क्या भारत में भी इसका यही मतलब है? नहीं, भारत का पंथ निरपेक्षता का मॉडल पश्चिम से बहुत अलग है। यहाँ सरकार और धर्म के बीच दीवार नहीं है, बल्कि सरकार सभी धर्मों से एक समान दूरी और सम्मान का रिश्ता रखती है। राज्य का अपना कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। मतलब राज्य न तो हिंदू है, ना मुस्लिम, ना ईसाई। वो सभी धर्मों का बराबर सम्मान करता है और हर नागरिक को अपना धर्म मानने की पूरी आजादी देता है। एकदम सही। इसे सर्वधर्म संभाव की भावना कह सकते हैं।
और 1994 में SR बोम्मई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसके बाद आते हैं हमारे शासन की नींव पर, लोकतांत्रिक गणराज्य। बहुत से लोग लोकतांत्रिक और गणराज्य को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा फर्क है ना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। लोकतांत्रिक का मतलब है कि सरकार लोगों द्वारा लोगों के लिए है। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत इसकी जान है। लेकिन ये सिर्फ राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है। नहीं, प्रस्तावना सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी बात करती है। और गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का मुखिया यानी राष्ट्राध्यक्ष कोई खानदानी राजा या रानी नहीं होगा। उसका पद वंश के आधार पर तय नहीं होगा। हाँ, हमारे राष्ट्रपति को एक तय समय के लिए चुना जाता है। जी हाँ, इसका एक गहरा मतलब ये भी है कि सत्ता किसी एक परिवार की जागीर नहीं है। कोई भी आम नागरिक अपनी काबिलियत से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। यही इसकी खूबसूरती है। कोई विशेषाधिकार वाला वर्ग नहीं है। सभी सार्वजनिक पद हर नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले हैं। तो ये तो हुई देश की पहचान। लेकिन प्रस्तावना इससे आगे जाकर अपने नागरिकों से कुछ वादे भी करती है, और उस वादे की शुरुआत एक बहुत बड़े शब्द से होती है, न्याय। हाँ, और प्रस्तावना इसे बहुत खूबसूरती से 3 हिस्सों में बांटती है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। चलिए इन्हें थोड़ा और समझते हैं। सामाजिक न्याय, इसका मतलब हुआ कि किसी के साथ उसकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल। इसका लक्ष्य है समाज से हर तरह के शोषण को खत्म करना। ये पक्का करना कि आपकी पहचान आपकी तरक्की में रुकावट ना बने। और आर्थिक न्याय, इसका मतलब सिर्फ ये तो नहीं कि सबको नौकरी मिले। उससे कहीं ज्यादा। आर्थिक न्याय का मतलब है कि आय और धन के आधार पर भेदभाव न हो। देश की संपत्ति का बंटवारा ज्यादा से ज्यादा समान हो। अमीरी गरीबी की खाई को पाटने का वादा। हाँ, और राजनीतिक न्याय ये पक्का करता है कि हर नागरिक को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने का बराबर हक मिले, चाहे वोट देना हो या चुनाव लड़ना हो। न्याय के बाद आते हैं लोकतंत्र के 2 और मजबूत स्तंभ, स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता यानी आजादी, लेकिन ये आजादी बेलगाम तो नहीं हो सकती। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रस्तावना में जिस स्वतंत्रता की बात की गई है वो जिम्मेदार स्वतंत्रता है। इसका मतलब कुछ भी करने की आजादी नहीं है। आपको ये आजादी संविधान के दायरे में रहकर ही इस्तेमाल करनी होगी। और समानता का मतलब क्या ये है कि सब लोग हर तरह से बराबर हो जाएं? नहीं, समानता का मतलब है अवसरों की समानता। इसका मतलब है कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई खास अधिकार नहीं मिलेंगे और कानून की नजर में सब बराबर होंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए बराबर मौके दे। और आखिर में शायद इस पूरी प्रस्तावना का सबसे खूबसूरत शब्द, बंधुता, फ्रैटर्निटी। बंधुता यानी भाईचारे की भावना। ये कहता है कि हम सब अलग अलग पहचानों के बावजूद सबसे पहले भारतीय है। ये एक अपनेपन का एहसास है। और प्रस्तावना कहती है कि ये भाईचारा 2 चीजें पक्की करेगा। हाँ, हर एक व्यक्ति का सम्मान और देश की एकता और अखंडता। और मुझे याद है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन तीनों वादों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के बीच के रिश्ते पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये अलग अलग नहीं है। हाँ, ये एक बहुत गहरा दर्शन है। उन्होंने कहा था कि ये तीनों एक त्रिमूर्ति की तरह हैं जिन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। कैसे? समानता के बिना स्वतंत्रता कुछ लोगों को बाकियों पर हावी होने का अधिकार दे देगी। स्वतंत्रता के बिना समानता हर व्यक्ति की अपनी पहल और काबिलियत को खत्म कर देगी। और भाईचारे के बिना? और भाईचारे के बिना स्वतंत्रता और समानता अपने आप लागू नहीं हो सकती। उन्हें लागू करवाने के लिए पुलिस की जरूरत पड़ेगी। वाह, मतलब ये कि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए ये तीनों पहिए एक साथ चलने जरूरी हैं। एक के बिना बाकी दोनों अधूरे हैं। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि ये सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं है, बल्कि एक सामाजिक नैतिकता भी है जिसे हम सबको मिलकर जीना है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद ये साफ है कि प्रस्तावना सिर्फ संविधान का एक परिचय नहीं है। ये एक जीवित दर्शन है, एक नैतिक दिशा सूचक है। ये एक आईने की तरह है जिसमें हम अपने देश की सेहत को देख सकते हैं। जब भी देश के सामने कोई मुश्किल सवाल आता है या संविधान की व्याख्या को लेकर कोई उलझन होती है, तो प्रस्तावना के यही सिद्धांत हमें रास्ता दिखाते हैं। ये एक वादा है जिसे हर पीढ़ी को फिर से समझना और निभाना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल सही। ये कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक सफर है। और शायद यही आज की चर्चा का सबसे बड़ा सार है। अगर हम अपने प्रियम्बल को समझ लें और निभाना सीख लें, तो जिंदगी खुद सही रास्ता दिखाने लगती है।